हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 फरवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम ईवीएस के क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनना है आपको। तो कह रहा है इसमें ऑप्शन ए, बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, या फिर अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना, या फिर विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढने और भोजन की व्यवस्था करना, जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या राइट हो जाएगा। ए, सी, ई, बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको बी ऑप्शन मतलब इसका नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर रहे हैं कि जो नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे नीचे दिया गया है, यानी ए, सी, ई फर्स्ट में से सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अब ज़रा पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। कह रहा पर्वतारोहण एक साहसिक गतिविधि है। पर्वतारोहण उन लोगों द्वारा किया जाता है जो व्यापक रूप से शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना चाहते हैं और ये दृढ़ इच्छाशक्ति रखते हैं। इसके अलावा पर्वतारोहण के एक सामूहिक क्रिया जिसमें ग्रुप लीडर होते हैं और जिनके कार्य होते हैं ग्रुप लीडर को ग्रुप के पीछे चलना, और फिर कह रहा है ग्रुप के सदस्यों को सामान ले जाने में सहयोग करना, ग्रुप के सदस्यों को चढ़ाने में मदद करना, ग्रुप के सदस्यों को थक जाने पर रुकने के लिए सही जगह ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, ग्रुप के सदस्यों को बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करना, ग्रुप के सदस्यों के खाने पीने की व्यवस्था करना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कक्षा 5 की एक पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा किले के मानचित्र छापा गया है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है, जो नीचे दिया गया है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो यहाँ पर कह रहा है किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर 110 मीटर। तो यहाँ पे 9.8 सेंटीमीटर बराबर 110 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1078 मीटर आ गया। अब देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, तो 1078 मीटर बराबर 1078/1000 यानी 1.078 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कह रहा है गोवा और पुडुचेरी के दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं, या फिर कह रहा है गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं, या फिर सी ऑप्शन कह रहा है गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुडुचेरी एक अरब सागर का तटवर्ती है, या फिर डी कह रहा है पुडुचेरी जो है बंगाल का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। तो देखिए सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में सब बताया गया है। कह रहा है कि जो यहाँ पे दिया गया है पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस तरीके से हैं: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। जबकि अरब सागर से जो लगे हुए हैं वो क्या हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत अवधारणा की पहचान कीजिए। यह व्यक्ति के लिंग के संबंधित नहीं है, या महिलाओं के विषयों से संबंधित, या एक सामाजिक ढांचा है, या प्रकृति में गतिशील है। तो गलत अवधारणा हमें बतानी है। तो ये सिर्फ गलत अवधारणा क्या है, या महिलाओं से संबंधित है, यही गलत अवधारणा है। देखिए लिंग जो होता है, लिंग संबंधित विषयों से संबंधित गलत अवधारणा यह है कि यह महिलाओं से विषयों से संबंधित है। लिंग एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द और सामाजिक ढांचा है। यह व्यक्ति के लिए संबंधित नहीं है। सामाजिक भाषा में संबंधित होते हुए समाज में पुरुषों महिलाओं के कार्यों व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स एक आदमी नर और औरत मादा को परिभाषित करता है। यह एक जैविक और शारीरिक रचना होती है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत ने 146 देशों में से 135वें स्थान पर रहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं। तो देखिए असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, या फिर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें तेल क्षेत्र पाया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन
ज़रा सबसे पहले इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, असम तेल क्षेत्र जो है यह देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र है। यहाँ तेल के क्षेत्रों में डिगबोई, नाहरकटिया व सुरमा घाट नदी घाटी प्रमुख हैं। यहाँ के हुगरीजन मोरन तेल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। गुजरात तेल क्षेत्र, गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी तथा अंकलेश्वर महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त नौगांव, कोसांबा, ओलपाद, ढोलका, मेहसाणा, कालोल आदि स्थानों में भी तेल क्षेत्र का विस्तार हुआ है। और मुंबई हाई तेल क्षेत्र में क्या है, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई तेल क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यहाँ 1976 ईस्वी से ही तेल की प्राप्ति हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। घरों के विषयों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान और निचली मंजिलों पर जानवरों और वस्तुओं को रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। राजस्थान में गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों पर वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। या फिर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएंगे, यानी ए और सी राइट ऑप्शन है। देखिए अब जरा लेह जो है एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, उससे बढ़िया हो जाता तैयारी। कह रहा है, लेह सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान है जहां बारिश नहीं होती। लेह के घरों में आकार में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं जिन्हें पत्थर से काट कर बनाया जाता है तथा निचली मंजिल पर जानवर और वस्तुओं को रखा जाता है तथा पहली मंजिल पर परिवार के रहने के लिए किया जाता है। जबकि हिमाचल प्रदेश में घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं लेकिन बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के लोग कटीली झाड़ियों की छतों पर मिट्टी के घरों में रहते हैं क्योंकि राजस्थान में मौसम बहुत गर्म होते हैं और बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाट होती हैं। इसलिए है क्योंकि घर की दीवारें गर्मी को घरों में प्रवेश करने से रोकती हैं, जबकि सपाट जो छतें होती हैं वर्षा के दौरान एकत्रित किए गए थोड़े से पानी को बनाए रखने में मदद करती हैं। श्रीनगर में कुछ ही लोग वहाँ की झीलों में पर हाउस बोटों में मकान में बनाकर रहते हैं। इस तरीके से ए और सी ऑप्शन जो है आपका राइट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में निम्नलिखित में से मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है, ग्रीष्मकालीन 2000 में वेट लिफ्टिंग खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। इनका जन्म वर्ष 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इनको वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से व 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है, ब्रॉन्ज कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है, आदिवासी लोग हजारों साल पहले ब्रॉन्ज का उपयोग करते थे। ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है। ब्रॉन्ज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण से पिघलाकर बनाया जाता है। या फिर ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले धातु तो गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्रॉन्ज जो है कांसा एक मिश्र धातु है जो आदिवासी लोग हजारों साल पहले उपयोग करते थे। इनको तांबा और टिन के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। कांस्य ब्रॉन्ज का रंग मुख्यतः भूरा होता है। इस तरीके से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ए एंड डी इज राइट, सी इज राइट ऑप्शन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। दत्तक परिवार को बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन सी ऑप्शन देखिए। कह रहा है, केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। एक आदर्श परिवार विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। तो यही डी ही राइट ऑप्शन है। यहाँ पे अब देखिए एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें व्यक्तियों का एक क्रम पाया जाता है और सभी एक उद्देश्य है, परस्पर सहयोगात्मक कार्य करते हैं। परिवार में बालक जन्म लेता है, उसी से उसका अंत भी होता है। परिवार का अन्य नाम पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व शिक्षा केंद्र और पूर्व स्कूल भी है। परिवार में ही बालक का सामाजिकरण, बालक पहला पाठ भी यहीं सीखता है तथा एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है।
ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। विस्थापन, ऋतुप्रवास, आप्रवास, खानाबदोशी। तो यहाँ पे देखिए ऋतुप्रवास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। कह रहा है नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन ऋतुप्रवास कहलाता है। ऋतुप्रवास में मनुष्य एवं पशुओं का नवीन चरागाहों के लिए मौसमी स्थानांतरण होता है, जो निम्न प्रकार होता है। अल्पाइन या पर्वतीय, ग्रीष्मकाल में ये लोग घाटी से उच्च चरागाहों पर पहुँचते हैं और शरद ऋतु में पुनः घाटियों में वापस आ जाते हैं, जैसे नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड में। भूमध्य सागरीय में ग्रीष्मकालीन में ये निम्न भूमि या गर्मी की घाटी की गर्मी और सूखा से बचाने के लिए पर्वतों पर पहुँचते हैं, जैसे स्पेन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है निम्नलिखित पहेली को सुलझाइए। रंग स्लेटी, पंजे गुलाबी, गुटर गूं करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो देखिए ये तो सभी को पता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कबूतर। ठीक, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ नर ही मधुमक्खियाँ होती हैं, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है, या फिर छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों की चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियाँ फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। देखिए मधुमक्खियों के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं, जो मक्खी के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और बहुत सी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, जो दिन भर शहद के लिए रस एकत्र करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। इसके अलावा लीची के फूल मधुमक्खियों के लिए अधिक लुभाते हैं। मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद का लक्ष्य नहीं है। जीतना और सामाजिक संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कता, भावात्मक परिपक्वता। देखिए सिर्फ जीतना ही लक्ष्य नहीं होता है खेलकूद का, बाकी सभी लक्ष्य होते हैं। देखिए कह रहा है जीतना खेलकूद का कोई लक्ष्य नहीं, इसके अलावा खेल प्रशिक्षण उद्देश्य लक्ष्य विशेष रूप से खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन में तेजी से सुधार करने से होता है, जो मुख्य रूप से उसकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, संरचनात्मक, सामाजिक क्षमता, मानसिक सतर्कता तथा भावात्मक परिपक्वता और तकनीक योग्यता व क्षमताओं पर आधारित है। खेल प्रशिक्षण में निम्न उद्देश्य पाए जाते हैं। खेल प्रशिक्षण प्रदर्शन उन्मुख होता है। खेल प्रशिक्षण एक व्यक्तिगत विषय है। खेल प्रशिक्षण योजनाबद्ध और व्यवस्थित होता है। खेल प्रशिक्षण एक नियंत्रित प्रक्रिया है। खेल प्रशिक्षण छिपी हुई कौशल के विकास की प्रक्रिया है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा पृथ्वी पर ताजे जल का प्रतिशत है, कितना है ताजे जल का प्रतिशत, तो 2.7% है। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत 2.7% है। इसके अलावा 97.3% जल महासागरों में है, जो खारा है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों व अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद के रूप में ले लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किसी सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है लौकी से, कद्दू से, कटहल से, हाथी चक्र, वज्रांगी से। तो यहाँ पे लौकी से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ऐसे वाद्य यंत्रों का उपयोग कालबेलियों की पार्टी में किया जाता है, जो सपेरे होते हैं। इसके अलावा खजीरी भी एक वाद्य यंत्र है, जो लौकी से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये वीडियोस, तो खूब अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।